अच्छा, इसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो पैथोजेनेसिस है। इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एडिनोकार्सिनोमा में। ठीक है, सो पैथोजेनेसिस में हमने देखना है कि ट्यूमर, ये कार्सिनोमा जो ये डेवलप कैसे हो रहा है। उसकी दो थ्योरीज हैं, दो पाथवेज हैं बेसिकली, इंस्टेड थ्योरीज पाथवेज हैं जिसके ज़रिए से ये डेवलप होता है। एक वो हमने जो पढ़ा APCWNT वाला पाथवे, ठीक है, और एक है DNA मिसमैच रिपेयर वाला। यही दोनों पाथवेज हैं जिससे ट्यूमर डेवलप होना है, क्योंकि जो म्यूटेशन है वो इन्हीं दोनों जीन से स्टार्ट हो रही है। सो यहीं से आपका ट्यूमर कार्सिनोजेनेसिस शुरू होनी है। दो मैकेनिज्म्स क्या हैं, कैसे लेके चलते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। स्टडीज ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोजेनेसिस हैव प्रोवाइडेड फंडामेंटल इंसाइट्स इनटू द जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ कैंसर एवोल्यूशन. The combination of molecular events that lead to colonic adenocarcinoma is heterogeneous and includes genetic and epigenetic abnormalities. At least two distinct genetic pathways are APC beta catenin pathway. अभी हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। दूसरा पाथवे है माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे, जिसके अंदर बेसिकली DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है। ये दो हमने पढ़ने हैं इन सिंपलेस्ट टर्म्स। म्यूटेशंस इन्वॉल्विंग द APC बीटा कैटेनिन पाथवे, उसमें जब म्यूटेशन आती है तो WNT सिग्नलिंग अफेक्ट होती है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि जब माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे में प्रॉब्लम आती है तो DNA मिसमैच रिपेयर में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। These are linked, these are MCQs. Both pathways involve the step-wise accumulation of mutations. यानी कि शुरू म्यूटेशन यहाँ से होती है ट्यूमर की, बट सिर्फ इनके होने से ट्यूमर डेवलप नहीं होता। Subsequently, there are multiple mutations that keep on occurring, keep on accumulating, and then they result in formation of tumor. ठीक? But the genes involved in the mechanism by which the mutations accumulate वो different है। Mutations somehow कभी कभार same होती हैं, but the mechanism through which they acquire mutations, that is different. Epigenetic events, the most common of which is methylation-induced gene silencing, may enhance progression along both pathways. Epigenetic events वो events हैं जिसमें genes ने खुद कुछ नहीं किया, बाहर से कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से जीन्स की फंक्शनिंग अफेक्ट हुई है। सो उसको एपिजेनेटिक मिथाइलेशन हो सकती है, वो बाहर से कोई मॉलिक्यूल आकर इनको सप्रेस कर रहा है, कोई ड्रग है, कोई ऐसी चीज़ है, वो एपिजेनेटिक पाथवे में आ जाएगा। ठीक है, या कोई दूसरी जीन ही किसी एक जीन को बंद करा रही है, साइलेंसिंग करा रही है। दिस इज इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस APC एंड बीटा कैटेनिन पाथवे। ठीक है, सो द क्लासिक एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, इसको ये भी कहते हैं, विच अकाउंट्स फॉर एज मच एज 80% ऑफ स्पोरेडिक कोलोन ट्यूमर्स। जैसे टेबल में लिखा हुआ था कि जो स्पॉन्टेनियसली अराइज करने वाले स्पोरेडिक कोलोन ट्यूमर्स हैं विदाउट एनी सिंड्रोम, उनमें 80% के अंदर APC वाली म्यूटेशन होती है और वो इस पाथवे को फॉलो करते हैं। ठीक है, APC अर्ली इन द न्यूप्लास्टिक प्रोसेस, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। अच्छा, फॉर एडिनोमास टू डेवलप, सबसे पहले क्या बनता है, इसके अंदर एडिनोमा डेवलप होता है और फिर वो कार्सिनोमा में डेवलप होता है। इनमें डायरेक्ट कार्सिनोमा कहीं किसी भी केस में डेवलप नहीं होता। ठीक है, सो फॉर एडिनोमास टू डेवलप बोथ कॉपीज ऑफ APC जीन मस्ट बी फंक्शनली इनएक्टिवेटेड। उसके मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं, वो म्यूटेशन भी हो सकती है, वो बाहर से कोई चीज़ आकर उसको इनएक्टिवेट भी कर सकती है, एपिजेनेटिक इवेंट भी हो सकता है। APC का फंक्शन क्या है, इट इज़ अ की नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ बीटा कैटेनिन। अब APC ने बीटा कैटेनिन को चुप करा के रखना था। जब APC म्यूटेटेड हो गया तो उसकी नेगेटिव रेगुलेशन खत्म होगी। बीटा कैटेनिन क्या है, WNT सिग्नलिंग पाथवे का एक कंपोनेंट है। अब उसकी वजह से बीटा कैटेनिन क्या करेगा, द APC प्रोटीन नॉर्मली बाइंड्स टू एंड प्रमोट्स डिग्रेडेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। विद लॉस ऑफ APC फंक्शन बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट्स एंड ट्रांसलोकेट्स टू द न्यूक्लियस, जहाँ पर ये जाके ऐसी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराती है जो प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं, जो सेल्स को डिवाइड कराते जाते हैं। ठीक है, ये बीटा कैटेनिन करा रहा है, जिसको रोक के रखा हुआ था APC जीन ने, APC प्रोटीन ने। जब APC जीन की म्यूटेशन हुई तो बीटा कैटेनिन पर जो नेगेटिव रेगुलेशन थी वो खत्म हो गई, वो अनकंट्रोल्ड एक्यूमुलेशन हुई और वो जाकर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करा रहा है। और कौन सी जीन्स को एक्टिवेट कर रहा है, मिक एंड साइक्लिन D1, जो आपके सेल साइकिल रेगुलेटर्स हैं। दिस इज फॉलोड बाय एडिशनल म्यूटेशंस इंक्लूडिंग एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस इन KRAS, यानी KRAS असल में KRAS जो है वो आपकी सेल ग्रोथ को प्रमोट करती है और एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करती है। सो इसके अंदर एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से मजीद ग्रोथ प्रमोट होती है और एपोप्टोसिस सेल की इनहिबिट हो जाती है। अब नतीजा इसका क्या निकलता है, दैट म्यूटेशन ऑफ KRAS इज अ लेट इवेंट, इट इज सपोर्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस दैट म्यूटेशंस आर प्रेजेंट इन फ्यूअर, यानी अब वो ये बता रहे हैं कि कितने % ट्यूमर्स के अंदर KRAS की म्यूटेशन प्रेजेंट होती है। सो 10% ऑफ दोज एडिनोमास दैट आर लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फर्स्ट थिंग। फिर 50% ऑफ दोज एडिनोमास जो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है, उनके अंदर 50% में प्रेजेंट होती है। और एडिनोकार्सिनोमास के अंदर 50% के अंदर KRAS म्यूटेशन प्रेजेंट होती है APC पाथवे में। ठीक है,
Neoplastic progression also is associated with mutations in other tumor suppressor genes that are SMAD2 and SMAD4. अब पहले हमने APC पढ़ा, वो बीटा कैटेनिन को रोक रहा था, फिर हमने KRAS पढ़ा, फिर अब हम पढ़े SMAD2 and SMAD4. These are tumor suppressor genes. इन्होंने TGF बीटा को रोक के रखा हुआ था. जब TGF बीटा को इन्होंने TGF बीटा को इनकोड करते हैं. These are tumor suppressor genes. जब इनके अंदर म्यूटेशन हो गई तो इन्होंने TGF बीटा को कोड करना छोड़ दिया, बंद कर दिया, क्योंकि अब ये नहीं कर सकते, म्यूटेशन हो गई है. TGF बीटा क्या कर रहा था, ये आपकी सेल साइकिल को इनहिबिट कर रहा होता है. तो जब ये नहीं बनेगा तो सेल साइकिल की जो इनहिबिशन थी वो खत्म हो जाएगी, तब भी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगी. सो लॉस ऑफ दीज जीन्स में अलाउ अनरिस्ट्रेन्ड सेल ग्रोथ. ठीक, उसके बाद है जी द ट्यूमर सुप्रेसर जीन P53 भी म्यूटेटेड होता है 70 to 80% ऑफ दीज कोलोन कैंसर्स. ठीक है, बट एडिनोमास के अंदर अभी तक हमें ये पाई नहीं गई. ठीक है, एडिनोमा वाली स्टेज के ऊपर जब ये ट्यूमर कार्सिनोमा बन जाते हैं ना, उनमें देखा गया है कि P53 की भी म्यूटेशन प्रेजेंट होती है, यानी कि ये लेट स्टेजेस में जाके डेवलप होती है. उसके बाद है जी लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ P53 एंड अदर ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स इज ऑफन कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल डिलीशंस which indicates that the chromosomal instability is the major hallmark of APC beta catenin pathway. इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से मल्टीपल म्यूटेशंस पर म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होती जा रही हैं. Alternatively, tumor suppressor genes may be silenced by methylation, जो epigenetic mode है, a 5' region of some genes that frequently includes the promoter and transcriptional sites, start site. यानी कि कुछ tumor suppressor genes आपके promoter regions के ऊपर present होते हैं. ये आपको पता है बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है promoter region. तो जब उनकी silencing हो जाएगी through methylation, तो भी जो है वो cell cycle जो है वो uncontrolled चलता जाएगा. उसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमरेज ऑल्सो इंक्रीजेज एज लीजन्स बिकम मोर एडवांस्ड. टीलोमरेज क्या करता है, आपके जो टीलोमर्स होते हैं, जो एंड्स होते हैं डीएनए के, उनको जो है वो ख़त्म नहीं होने देता. असल में नॉर्मल सेल के अंदर ना वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल एक स्टेज तक डिवाइड करता है, उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देता है. ठीक है, बट दोज टीलोमरेज म्यूटेशंस कीप द सेल डिवाइडिंग एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डाइंग. ठीक है, वो एपोप्टोसिस नहीं होने देता. सो दिस इज द साइकिल ऑफ हाउ ट्यूमर डेवलप्स थ्रू APC बीटा कैटेनिन पाथवे. इसकी डायग्राम ये बनी हुई है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ये ऑस्पी में आ सकती है. फर्स्ट स्टेज पर क्या है जी, आप उन्होंने लेयर शो की हुई है, नॉर्मल कोलॉन है. नॉर्मल कोलॉन के अंदर म्यूटेशन आई जर्म लाइन या सोमेटिक म्यूटेशन ऑफ कैंसर सुप्रेसर जीन्स. फर्स्ट हिट आई है, पहली म्यूटेशन आई है विच इज APC एट 5q21 पोजीशन के ऊपर. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है कि म्यूकोजा, इस म्यूटेशन के बाद म्यूकोजा के अंदर रिस्क डेवलप हो गया है ऑफ डेवलपिंग एडिनोमा. अब क्या होगा, अगर इसके अंदर मजीद म्यूटेशन आ जाती है, मिथाइलेशन एब्नॉर्मलिटीज आ जाती हैं, नॉर्मल अलील्स की इनएक्टिवेशन हो जाती है, तो फिर क्या होगा, सेकेंड हिट. अब APC और बीटा कैटेनिन पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और बीटा कैटेनिन जो है वो उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है कि जी प्रोटोऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन शुरू होने लग जाए, KRAS में म्यूटेशन हो गई. ठीक है, उसके बाद ही होमोजाइगस लॉस ऑफ एडिशनल कैंसर सुप्रेसर जीन्स, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस2. और इसके अंदर म्यूटेशंस कौन कौन सी हैं, P53, लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी जीन, SMAD2 एंड SMAD4. ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स थी, इनके अंदर म्यूटेशन स्टार्ट हुई, एडिनोमा डेवलप हो गया. इस स्टेज के ऊपर KRAS और ये सारी जब आएंगी तब एडिनोमा डेवलप हो जाएगा. और अगर इसमें मजीद टीलोमरेज की और P53 वगैरह की म्यूटेशन ऐड हो जाए, क्रोमोसोमल ऑल्ट्रेशंस हो जाए ग्रॉसली भी, तो पेशेंट को जो है वो कार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा. दैट इज इन्वेसिव एंड malignant. So that's how APC beta catenin pathway lead to carcinogenesis. हम दूसरा pathway पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, which is known as microsatellite instability pathway. ठीक है, now is the microsatellite instability pathway. माइक्रोसैटेलाइट क्या होता है, आपके डीएनए के अंदर ना देयर आर सम रिपीटेड सीक्वेंसेस, छोटी छोटी ना रिपीट सीक्वेंसेस होती हैं. नॉर्मली नॉन कोडिंग रीजन के अंदर होती हैं, बट कुछ कोडिंग रीजन के अंदर भी आ सकती हैं, प्रोमोटर रीजन के अंदर आ सकती हैं. दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, अब अगर उन जीन्स के अंदर जो कोडिंग रीजन के अंदर आ रही है, कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई इंस्टेबिलिटी हो जाए, तो जो उनसे प्रोटीन्स बन रही हैं वो नहीं बनेंगी या डिफेक्टिव बनेंगी, जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी. सो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है. In patients with DNA mismatch repair deficiency due to loss of mismatch repair genes, mutations accumulate in microsatellite repeats. Microsatellite के अंदर जो repeat sequences है ना, उनके अंदर mutations accumulate होती रहती हैं. इस कंडीशन को हम microsatellite instability कहते हैं.
These mutations generally are silent because microsatellite typically are located in non-coding regions. But कुछ microsatellite हैं जो कोडिंग या प्रोमोटर रीजन पे होते हैं जो सेल ग्रोथ की रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे टाइप 2 TGF बीटा रिसेप्टर है और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन बैक्स है। पर्टिकुलरली ये दोनों सेल रेगुलेशन के अंदर, सेल ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व है। इनके रीजन में अगर म्यूटेशन होती है तो सेल ग्रोथ अफेक्ट होगी और हाइपर प्रोलिफरेशन होती है। अच्छा, बिकॉज TGF बीटा इनहिबिट्स कोलोनिक एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन, इसने इनहिबिट करना था। अगर इसको बनाने वाले माइक्रोसेटेलाइट के अंदर म्यूटेशन आ गई है तो ये बनेगा नहीं सही से, इनहिबिट नहीं करेगा सेल प्रोलिफरेशन को और सेल अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेट करेगा। टाइप 2 TGF बीटा रिसेप्टर म्यूटेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अगर इसके रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए तब भी सेम ही प्रॉब्लम होगी। बाय लॉस ऑफ बैक्स, जो बैक्स उनमें दूसरी पड़ी वो जो एपोप्टोटिक प्रोटीन, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, उसमें म्यूटेशन होती है तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से जेनेटिकली एबनॉर्मल क्लोन्स बनेंगे। ठीक है, सो ये आपके माइक्रोसेटेलाइट इनहिबिटरी पाथवे का इस तरह से शुरुआत होती है, इंस्टेबिलिटी पाथवे का। अब देयर इज CpG आइलैंड हाइपरमिथाइलेशन फिनोटाइप। कुछ पेशेंट्स के अंदर, कुछ कोलोन कैंसर्स के अंदर माइक्रोस्टेबिलिटी के साथ साथ माइक्रो स्टेबिलिटी होती है, माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी होती है, बट DNA मिसमैच रिपेयर जीन्स में मसला नहीं होता। मसला होता है कि उनका जो CpG रीजन है, यानी P क्रोमोसोम की P आर्म के ऊपर जो आपकी ग्वानिन और ये सीक्वेंसेस हैं, वटएवर जो भी इसकी इंटरप्रिटेशन है, इसके आइलैंड के ऊपर हाइपर मिथाइलेशन होती है, एपिजेनेटिक म्यूटेशन है बेसिकली इन दीज ट्यूमर्स। अब जो MLH1 प्रोमोटर रीजन है उसमें हाइपर मिथाइलेशन हो सकती है, जिसकी वजह से MLH का एक्सप्रेशन कम हो जाता है और वो रिपेयर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो DNA का रिपेयर खराब हो जाता है। ठीक है, और DNA अनरिपेयर जो है वो प्रोलिफरेट कर जाता है, अगले सेल्स पे चला जाता है। एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इन द BRAF ओंकोजीन आर कॉमन इन दीज कैंसर्स। KRAS और TP53 माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे में दे आर वेरी लेस फ्रीक्वेंट, ये APC पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सो द कम्बिनेशन ऑफ माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी, BRAF म्यूटेशन और हाइपर मिथाइलेशन ऑफ सर्टेन टारगेट्स जैसे MLH1 है या MSH2 है, वो इस पाथवे के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, नॉर्मल कोलोन क्या थी, ये लेयर है उसकी बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर म्यूटेशन हुई मिसमैच रिपेयर जीन्स की। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, साथ में मजीद LOH की म्यूटेशन आई, प्रोमोटर म्यूटेशन आई, प्रोमोटर मिथाइलेशन आई और ये कन्वर्ट हो गया एडिनोमा के अंदर, सिसाइल सेरेटेड एडिनोमा बनता है इसके अंदर। उसके अंदर माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी म्यूटेटर फिनोटाइप आएगी। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं, MLH1, MSH2 एक्सेट्रा। इसके अंदर माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी आई और उसके बाद मजीद इन जीन्स की जब म्यूटेशन की एक्यूमुलेशन होगी तो इट कैन डेवलप इनटू द कार्सिनोमा, और ये होती ही होती है। देयर इज 100% चांस ऑफ डेवलपमेंट इनटू कार्सिनोमा अगर एडिनोमा बन गया है उसके बाद। ठीक है, सो इस तरह से ये इसकी डायग्राम की इंटरप्रिटेशन है। सो ये हमारी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हो गई है। ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ऑस्पी के अंदर, वाइवा के अंदर, आपके MCQs के अंदर, SCQs के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉर्फोलॉजी में आपको कैसा नजर आएगा, ओवरऑल एडिनोकार्सिनोमास आर डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रॉक्सीमेटली इक्वली, पूरी कोलोन में होते हैं, कोई ऐसा रीजन नहीं है जो ज़्यादा इन्वॉल्व है या कम इन्वॉल्व है। ट्यूमर्स इन द प्रॉक्सिमल कोलोन ऑफ्टर ग्रो एज पॉलीप्लॉइड एक्सोफिटिक मैसेज, यानी जो प्रॉक्सिमल वाले पोर्शन में होंगे, असेंडिंग या ट्रांसवर्स कोलोन वाले पोर्शन में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिप्स बनते हैं, पॉलीप्लॉइड होता है, एक्सोफिटिक मैसेज होते हैं, जो कि दे एक्सटेंड अलोंग वन वॉल ऑफ लार्ज कैलिबर सीकम एंड असेंडिंग कोलोन, जो असेंडिंग कोलोन और सीकम की ना एक वॉल के ऊपर एक्यूमुलेट करते जाएंगे, वहाँ से एक्सटेंड करेंगे। इनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कम होती है क्योंकि ये एक वॉल के गिर्द ऊपर वर्टिकली असेंड करते जाते हैं, जबकि वोवल कार्सिनोमास दैट डेवलप इन द डिस्टल कोलोन टेंड टू बी एन्युलर लीजन। ठीक है, मतलब इस बात का बेसिकली ये है, लाइक ये अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ना इस तरह से, तो जो आपके प्रॉक्सिमल में डेवलप होते हैं ना वो इस तरह वर्टिकली पॉलिप्स डेवलप हो रहे होते हैं, सो ल्यूमेन कहीं ना कहीं से बच जाता है, जबकि जो डिस्टल में इन्वॉल्व होते हैं ना वो एन्युलर रिंग लाइक लीजन्स बनाते हैं, यानी पूरी रिंग के अंदर ना यहाँ पॉलिप्स ही पॉलिप्स होंगे, उसकी वजह से ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इसको हम नैपकिन रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। constrictions and luminal narrowing sometimes to the point of obstruction, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो obstruction cause कर सकती है। Both forms grow into the bowel wall over time and may be palpable as per matches, कि जब आप एब्डोमेन को पैल्पेट करें तो महसूस भी होते हैं। तो जनरल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दोनों की सेम होती हैं, राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो टॉल कलमनर सेल्स होंगे दैट रिजेंबल डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम फाउंड इन एडिनोमास, ऑब्वियसली ट्यूमर है तो डिस्प्लेजिया तो होगा। द इन्वेसिव कंपोनेंट एलिसिट्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रोमल डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, यानी इनके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स, स्ट्रोमल डेस्मोप्लास्टिक रिस्पॉन्स नजर आएगा, ब्लड वेसल्स नजर आएंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वेड होगी,
क्योंकि इन्होंने इन्वेड करना है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक फिल्म कंसिस्टेंसी. सम पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स फॉर्म few glands, other may produce abundant mucin that accumulates within the intestinal wall. और अगर जिन ट्यूमर्स में म्यूसिन होता है उनका प्रोग्नोसिस पुअर होता है. Tumors also may be composed of signet ring cells similar to those in gastric cancer. So अगर आप आपसे पूछा जाए क्या मॉर्फोलॉजी होती है एडिनोकार्सिनोमा की, सो पहले आपने ग्रॉस लिखनी है कि अगर जो आपके प्रॉक्सिमल रीजन पे हैं वो वर्टिकली होते हैं सीकम और असेंडिंग कोलॉन में, और आपके वो पॉलीप्लॉइड और एक्सोफिटिक मैसेज बनाते हैं, उनसे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती. जो डिस्टल पार्ट पे होते हैं एनुलर ग्रो करते हैं, नैरोइंग कर सकते हैं, नैपकिन रिंग लीजन बनाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शंस बनाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं. ठीक है. हिस्टोलॉजिकली आपको कैसा नजर आएगा, आपको डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम होगी और नीचे स्ट्रोमल डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, ये आपने लाजमी वर्ड लिखना है. ठीक है. उसके बाद उसके अलावा आपको म्यूसिन नजर आ सकता है, ग्लैंड्स नजर आ सकते हैं कुछ ट्यूमर्स के अंदर, और थर्डली सिग्नेट रिंग सेल्स भी नजर आ सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी. क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, आपके मोस्टली बेसिकली हम इसको एंडोस्कोपी से रिकग्नाइज करते हैं. ठीक है. दे डेवलप इंसीरियसली एंड मे देयरफॉर गो अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स एज वेल. सीकल एंड अदर राइट साइडेड कोलोन कैंसर्स, वो यूजुअली पेशेंट उनके जल्दी प्रेजेंट कर जाते हैं बिकॉज वहाँ पर आपकी टर्मिनल आइलियम से आयरन एब्जॉर्प्शन होनी है. पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स के साथ आ सकता है, फटीग और वीकनेस के साथ आ सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अगर एक ओल्डर मेल या पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ आ रही है तो आपने जीआई कैंसर को जरूर रूल आउट करना है. ठीक है. लेफ्ट साइडेड कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा में अकल्ट रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, बाउल हैबिट्स में चेंज आएगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या क्रैम्पिंग हो सकती है, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट के साथ वो आ सकता है. दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या हैं इस ट्यूमर के, क्या चीज़ इसकी ट्रीटमेंट को अफेक्टिव बनाएगी, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ इन्वेजन. जितनी कम इन्वेजन होगी उतना बेहतर होगा, एंड द साइज ऑफ द ट्यूमर एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस. जितना ज़्यादा मेटास्टेसिस होगा उतना ज़्यादा जो है वो पेशेंट पुअर प्रोग्नोसिस में जाएगा. ठीक है. These factors were originally recognized by Dukes and Kirkland, और उन्होंने अपनी TNM क्लासिफिकेशन बनाई टू स्टेज दिस ट्यूमर. ठीक है. अब उस TNM क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, हम दो चीज़ें डिस्कस करें, डेप्थ ऑफ इन्वेजन एंड प्रेजेंस ऑफ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस. सो वो वाले ट्यूमर जो सब म्यूकोजा तक लिमिटेड है उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट 100% है. ठीक है. जो सब म्यूकोजा या मस्कुलरिस में जा रहे हैं उनका 95 से 70 to 90% हो जाता है. ठीक है. और वो वाले जो सिरोजा को भी पियर्स करके एडजेसेंट ऑर्गन्स पर इन्वेड कर रहे हैं उनका सर्वाइवल रेट फर्दर कम हो जाता है. सो ये 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है. कैंसर में ऑन्कोलॉजी में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पेशेंट आफ्टर डेवलपिंग ट्यूमर. सो एज द ट्यूमर बिकम्स मोर इन्वेसिव उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर्वाइवल रेट कम होता जाता है. ठीक है. लिम्फ नोड मेटास्टेसिस क्या बता रहा है कि मोस्ट केसेस विद लिम्फ नोड मेटास्टेसिस रिसीव रेडिएशन और कीमोथेरेपी. कुछ केसेस में दीज ट्रीटमेंट्स में एडमिनिस्टर्ड प्रायर टू प्राइमरी ट्यूमर रिसेक्शन, जिसको हम न्यू एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं. न्यू एडजुवेंट थेरेपी होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी ट्यूमर की प्राइमरी ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिसेक्शन. सो अगर हम सर्जिकल रिसेक्शन करने से पहले ट्यूमर की इन्वेजन और मेटास्टेसिस को कम करने के लिए कीमो या रेडियोथेरेपी देते हैं तो उसको हम न्यू एडजुवेंट थेरेपी कहेंगे. Molecular characterization of tumor can be helpful in guiding the specific therapeutic approach. Then we have distant metastasis. तो ये वाला ट्यूमर कहाँ कहाँ मेटास्टेसाइज कर सकता है, लंग एंड लिवर के अंदर, और सम अदर साइट्स ऑल्सो लिमिट सर्वाइवल. जितना ज़्यादा मेटास्टेसिस होगा ऑब्वियसली सर्वाइवल उतना कम होता जाएगा, और ये इसके मेटास्टेटिक साइट्स हैं. Regardless of stage, however, some patients with small number of metastases do well for years after resection of distant tumor nodules due to metastasis to liver and lung emphasizes the clinical and molecular heterogeneity of colorectal carcinomas. यहाँ पे वो ये बात कह रही हैं कि some tumors even after metastasizing, आप जब उसकी सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हैं पेशेंट्स लिव सम लाइफ, बट जो है वो ये डिपेंड करता है, हर ट्यूमर की अपनी नेचर होती है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है. सो ये आपकी डायग्राम है, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम. यहाँ पर आपको वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा नजर आ रहा है, आपको लंबे लंबे हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई नजर आ रही है. देखें किस तरह से न्यूक्लियाई की स्ट्रेटिफिकेशन हुई हुई है, और ग्लैंड का ल्यूमेन भी नजर नहीं आ रहा, इतने भरे हुए हैं सेल्स. दिस इज एडिनोकार्सिनोमा, वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा. जो बी वाला है इट इज़ पुअरली, इसमें तो बहुत ज़्यादा भर गया है ना, थोड़ी बहुत भी स्पेसिंग नहीं है, ग्लैंड्स भी भर गए हैं और उनकी दरमियान स्पेसेस भी भर गई हैं. इट इज़
लार्जली कंपोज ऑफ इनफिल्ट्रेटिव नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स, ये नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स बने हुए हैं, इसमें ग्लैंड की अपेयरेंस भी खत्म होती जा रही है। देन इसमें आपको नजर आ रहा है पूरा म्यूसिन एक्यूमुलेशन हो गई है। सो दिस इज म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा विद सिग्नेट रिंग सेल्स ड्यू टू म्यूसिनस accumulation in the cell that push the nucleus towards the periphery, और एक्स्ट्रा सेलुलर म्यूसिन पूल्स भी नजर आ रहे हैं जो सेल के बाहर म्यूसिन एक्यूमुलेट हुआ है। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। ग्रॉसली आपको ये कैसा नजर आता है, ये इस तरह से एंडोस्कोपी पे अल्सरेटिंग असेंडिंग कोलोन एडिनोकार्सिनोमा, ये देखिए इसने अल्सर्स डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने इधर उसको मस्कुलरिस दिखा रहे हैं कि वो मस्कुलरिस प्रोप्रिया पर और सिरोजा पर जो है वो इवन सिरोजल एडिपोज टिश्यू पर भी इन्वेड कर गया है। और थर्ड में एरियाज ऑफ चौकी नेक्रोसिस, ये उन्होंने दिखाया हुआ है चौकी नेक्रोसिस प्रेजेंट है विद इन द सब सिरोजल एडिपोज टिश्यू ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कैंसर, इन्वेजन ऑफ कैंसर। ठीक है, सो ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी है एडिनोकार्सिनोमा की, बहुत ही ग्रीवियस लुकिंग ट्यूमर है। और ये उसके मेटास्टेसिस दिखाए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट द लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, लिम्फ नोड्स के अंदर मेटास्टेसाइज कर दिया। बी वाली डायग्राम के अंदर जी सॉलिटरी सब प्लूरल नोड्यूल ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, प्लूरा के नीचे लंग के ऊपर इस तरह से नजर आ रहा है नोड्यूल, और लिवर के अंदर इसके इस तरह से मेटास्टेसाइजिंग नोड्यूल नजर आ रहे हैं। ठीक है, दो बड़े बड़े हैं बाकी छोटे छोटे हैं। फाइन, सो ये इससे रिलेटेड आपकी सारी कोलोनिक एडिनोकार्सिनोमा से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी दैट्स हेयर। अगर आपने पूरे रिवाइज करने हैं, ये समरी लाजमी पढ़िएगा, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, आपकी मेजर मेजर चीज़ें इससे रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर एडिनोकार्सिनोमा। नाउ वी विल स्टार्ट अपेंडिक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।